हेलो दोस्तों, आप सभी का जॉनटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है गैस पावर प्लांट। इस सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, उस सारी कहानी को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट को हम लोग डिप्लोमा के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, मतलब ज़्यादातर जो थ्योरी होगी वो हम लोग हिंदी में और प्लस इंग्लिश में, टेक्निकल टर्म हम इंग्लिश में कवर करेंगे और बाकी का हम लोग हिंदी में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गैस पावर प्लांट के बारे में। तो ये जो गैस पावर प्लांट है, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमें इसकी जरूरत कैसे पड़ गई और ये सब्जेक्ट आखिरकार है क्या, ये पावर प्लांट आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और गैस पावर साइकिल के इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी परिचय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक लॉ के बारे में। क्योंकि ये जो पावर प्लांट है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन पार्ट है किसका, थर्मोडायनेमिक्स का ही, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का यानी ऊष्मागतिकी का ही क्या है, एक एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट है। तो हमें कुछ बेसिक नियम की जरूरत होगी जो हमें यहां से मिलते हैं, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि किस तरीके से का जनरेशन होता है। तो सबसे पहले हम कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, उनके बारे में जानेंगे और जैसे जैसे जो भी कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायरमेंट होगी वहां पर भी हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम के बारे में। देखिए, हम लोग कहानी स्टार्ट कर रहे हैं किसकी, पावर प्लांट की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं। सिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग निकाय भी बोलते हैं। सिस्टम होता है हमारा एनीथिंग विच इज अंडर आवर कंसिडरेशन, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, या जिसके बारे में एनालिसिस किया जा रही है, वही हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। और इस सिस्टम के अलावा बाकी का जो कुछ भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। और ये सराउंडिंग होता है वो इस सिस्टम से एक बाउंड्री के थ्रू क्या होता है, एक सीमा के थ्रू क्या होता है, अलग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। और जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास बनता है कंप्लीट क्या, यूनिवर्स। कंप्लीट क्या बनता है, यूनिवर्स। इतना हम जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये साइंस की वो ब्रांच है, ऊष्मागतिकी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग सिस्टम और उसका सराउंडिंग के साथ इंटररिएक्शन कैसा है, किस तरीके से ये आपस में इंटररिएक्शन कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोला जाता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। अब ये जो सिस्टम जो होता है यानी जो निकाय होता है, ये 3 तरीके का होता है। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, सबसे पहले क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा होता है आपका ओपन सिस्टम और तीसरा होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो मीन्स बंद निकाय, खुला निकाय और विलगित निकाय। इसको क्या बोलते हैं, बंद निकाय, खुला निकाय एंड विलगित निकाय। देखिएगा, हिंदी और भी ज्यादा टफ होती है टेक्निकल टर्म्स की, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि टेक्निकल टर्म्स हैं वो हमारे किस में रहें, इंग्लिश में ही रहें, जिससे इजीली आप क्या कर सको, अंडरस्टैंड कर सको।
तो देखेंगे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है कि क्लोज सिस्टम में हीट और वर्क, दूसरा मास। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो यहां पर क्लोज सिस्टम के अंदर हीट और वर्क का इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब अगर ये सिस्टम है तो यहां अगर ये क्लोज सिस्टम है तो इसमें केवल हीट और इंटरेक्शन, हीट और वर्क का इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब हीट इसके अंदर आ सकती है, इससे बाहर जा सकती है। लेकिन ना तो एक बार आपने सिस्टम फिक्स कर दिया, कुछ अमाउंट ऑफ मान लीजिए कुछ सब्सटेंस आपने ले लिया, तो उसके बाद उसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होगा किसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर। जबकि ओपन सिस्टम के अंदर आप हीट और वर्क का तो इंटरेक्शन हो ही सकता है, मास भी इन और आउट हो सकता है। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होगी, तो वो कंडीशन कहलाती है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग बेसिक जल्दी से कवर करते हुए हम लोग पावर प्लांट की ओर पहुंचने वाले हैं। तो यहां से हमने सिस्टम को समझा, तीन तरीके का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखेंगे जो क्लोज सिस्टम के अंदर, क्लोज्ड सिस्टम के लिए जब भी हम वर्क की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर जो वर्क डन जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, वॉल्यूम एक्सिस पर। किस पर, वॉल्यूम एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्सिस पर। जबकि ओपन सिस्टम के लिए जो हम वर्क दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, आपका प्रेशर एक्सिस पर, प्रेशर एक्सिस पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोसेस क्या होता है, किसी भी सिस्टम की स्टेट में चेंज होना, चेंज सिस्टम की स्टेट में चेंज ही क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस कहलाता है। कहने का मतलब है अगर आपके सिस्टम में मान लीजिए हमने कोई एक गैस माना जिसका प्रेशर, वॉल्यूम, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं इनके बीच में डायग्राम एक प्लॉट करता हूं तो सपोज सबसे पहले जो हमारी जो गैस थी उसकी प्रारंभिक कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी, यहां पर 1 रही होगी, 1 V1। और यहां से किसी भी तरीके से अगर इसकी स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है, अगर इसकी स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है, तो वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो कहलाता है आपका प्रोसेस। चेंज इन स्टेट क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस कहलाता है। और ये प्रोसेस, ये जो स्टेट में जो चेंज हो रहा है वो डिफरेंट आपके प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, जिनके बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिटेल में आप पढ़ते हो। जैसे कि मैं यहां पर भी लिख देता हूं कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एक होता है आपका आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, और इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और आइसोथर्मल को ही क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है। इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और एक होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। यानी अगर हम बात करें तो पहला है आपका कौन सा, आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतापी प्रोसेस,
समतापी प्रोसेस मतलब यहां पर क्या रहने वाला है, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ये जो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जो पहुंचा है, इस ड्यूरेशन में क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। दूसरा है आपका कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदाबी प्रोसेस। समदाबी प्रोसेस, यहां पर आपका पूरे प्रोसेस के दौरान क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड है आपका आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं सम आयतनिक प्रोसेस। इस ड्यूरेशन में हमारा क्या रहने वाला है, पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। और इसके बाद जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रिया या रुद्धोष्म प्रोसेस, जिसके ड्यूरेशन में आपका क्या रहता है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट का इंटरैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। और इस नेक्स्ट होता है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रक्रिया, जिसके ड्यूरेशन में क्या होता है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ क्या हो सकता है, हीट इंटरेक्शन हो सकता है। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड हीट का इंटरेक्शन कितना होता है, वो सारी हम लोग फॉर्मूलेज वगैरह इसके अंदर देखते हैं कि कितना वर्क इंटरेक्शन होगा, कितना हीट इंटरेक्शन होगा। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम लोग इसको सिंपल एक पीवी टू पावर एन से कंपेयर करें, ये हमारी क्या है, पीवी बराबर एम आर टी, पीवी बराबर एम आर टी क्या होती है, हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, गैस इक्वेशन होती है जो कोई भी गैस फॉलो करती है इस इक्वेशन को, कब, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर कोई भी गैस इस आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करती है, जो आइडियल गैस होती है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, कब, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर मैं इस इक्वेशन से इन सारे प्रोसेस के बारे में क्विकली बात करूं, तो अगर यहां पर n की वैल्यू अगर आपकी क्या है, जीरो है, अगर आपकी n की वैल्यू जीरो होगा, तो ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन जाएगा। रखोगे n की वैल्यू जीरो रखोगे, v टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से ये क्या बन रहा है, p बराबर c, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर n की वैल्यू आप 1 रख दोगे, तो यहां पर pv बराबर mrt से अगर आप देखोगे तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मींस यहां पर क्या हो जाएगा, pv बराबर c, pv बराबर c। तो ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगर आप n की वैल्यू क्या रख दो, गामा रख दो, तो यही क्या बन जाएगा आपका, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आप n की वैल्यू n रखते हो, गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, इसके अलावा अगर आप n की वैल्यू और कोई भी रखते हो, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा आपका, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और अगर आपकी n की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग बात करते हैं। फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जो हमारे नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, हमारे पास 3 नियम होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास जीरोथ लॉ, दूसरा होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड होता है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड भी होता है, लेकिन हम लोग यहां पर सेकंड तक की बात करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरो लॉ जो होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर का हमें वहां से क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है, टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा जो होता है फर्स्ट लॉ, यहां से हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। और सेकंड लॉ से हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है,
एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और सेकंड लॉ के अंदर ही हमें दो स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, केल्विन स्टेटमेंट और प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये क्या बोलते हैं? केल्विन बोलता है कि ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो केवल एक सिंगल थर्मल रिजर्वॉयर से कंप्लीटली हीट का ट्रांसफर वर्क में कंप्लीटली कन्वर्जन कर सके विदाउट रिजेक्शन ऑफ एनी हीट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई एक डिवाइस बना लें और जो इस तरीके से केवल हीट का ट्रांसफर कर सके, जो एक सिंगल थर्मल रिजर्वॉयर से क्या कर सके, हीट का ट्रांसफर कर सके। और यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको क्या करनी पड़ेगी? रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहां से केल्विन स्टेटमेंट से ही हमारे पास दोस्तों कॉन्सेप्ट आता है किसका? पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस और पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट कहां से आता है हमारे पास? केल्विन स्टेटमेंट से, क्योंकि इन्होंने बताया। और यहीं से ऐसी डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजन। मतलब वो डिवाइसेस जिनसे हमें क्या मिल रहा है? वर्क हमें एज ए आउटपुट मिल रहा है। तो वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। और जिन साइकिल पर ये वर्क करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर साइकिल्स। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। हमें यह बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें क्या हो, आपका लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट का क्या हो सके? डायरेक्ट फ्लो हो सके विदाउट यूजिंग एनी वर्क। तो यहां से हमें एक और कॉन्सेप्ट मिलता है ऐसी डिवाइसेस का जो क्या करती हैं? वर्क को कंज्यूम करती हैं। मतलब यहां से हमें किसका कॉन्सेप्ट मिलता है? पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस का, और पावर कंज्यूमिंग साइकिल का। मतलब ऐसी डिवाइसेस जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल पर वर्क करती है वो किस कैटेगरी में आती है? यहां पर आती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, यहीं से एप्लीकेशन पार्ट निकल कर आता है आपका किसका? RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। और यहां पर जब हमें पावर मिलने की बात होती है तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपका किसका? इंजन का। और जो इंजन होता है इसी को ही हम लोग किस में दो तरीके से डिवाइड करते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और यहीं से आपके पावर जब प्रोड्यूस की बात होती है तो यहीं से आपको कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आईसी इंजन और पावर प्लांट का। तो इतनी बात दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि सर हम पावर प्लांट की कहानी स्टार्ट किए थे, लेकिन उसकी कहानी से पहले हमने उसका थोड़ा बेस बनाने की कोशिश की है कि क्योंकि ये क्या है? एक एप्लीकेशन पार्ट है किसका? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। तो यहां से हमने कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन ली कि जैसे जैसे जब तक अपन सेकंड लॉ तक पहुंचते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि दो तरीके के स्टेटमेंट दिए थे, केल्विन स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक से हमें कॉन्सेप्ट मिला ऐसी डिवाइसेस का जो कि क्या करती हैं? पावर को प्रोड्यूस करती हैं। यहां पर हमें वर्क क्या होता है? मिलता है। जबकि दूसरी से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है ऐसी डिवाइसेस का या ऐसी साइकिल्स का जिनके अंदर क्या होता है? वर्क कंज्यूम होता है। क्या होता है? वर्क हमें देना पड़ता है, हमें एक्सटर्नली बाहर से वर्क देना पड़ता है। ऐसी साइकिल्स जो क्या कहलाती है? आपकी पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल कहलाती है। यहां पर ये आपकी कौन सी कहलाएंगी? पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल कहलाएंगी। और यहीं से ये जो कॉन्सेप्ट चला जाता है आपके एप्लीकेशन पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। और यहां से हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? आईसी इंजन और पावर प्लांट के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि जो पावर जो प्रोड्यूस कर रही हैं साइकिल और पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल, ऐसी थर्मोडायनेमिक साइकिल जिनमें क्या हो रही है? पावर प्रोड्यूस हो रही है, यानी यहां पर हमें वर्क क्या हो रहा है? मिल रहा है। यहां पर हमें क्या होगा? पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल या ऐसी डिवाइसेस के बारे में बात करूं, यहां पर हम लोग डिवाइस की भी बात कर सकते हैं। डिवाइस और
के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो डिवाइस होगी वो किस पर वर्क करेगी, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल पर ही, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल पर ही क्या करने वाली है, वर्क करने वाली है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल के बारे में, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, वर्क पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। मतलब यहां पर हमें क्या होगा, वर्क हमें मिलेगा, तो जो चीज हमें मिलेगी वो पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या रहेगा, वर्क आपका नेगेटिव रहता है, इन द सेंस हमें वर्क देना पड़ता है। हमें सिस्टम को जब भी हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हमें सिस्टम से वर्क मिलता है तो वो क्या होता है आपका पॉजिटिव वर्क, हम लोग उसको कंसीडर करते आते हैं बेसिक से ही। और जब भी हमें वर्क देना पड़ता है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वर्क हमें क्या रहते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पर हम लोग जब भी बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, कि जो हमारा जो मेन पैरामीटर होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मेन पैरामीटर के ऐसी डिवाइसेस के हम किसके बारे में बात करते हैं, एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि हम कितनी ये साइकिल या पर्टिकुलर डिवाइस कितनी एफिशिएंट है, क्योंकि हमें वर्क मिल रहा है। जहां पर हम लोग वर्क देते हैं तो यहां पर हमारा मेन इफेक्ट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मींस यहां पर अगर हम पीवी, जब भी हम कभी साइकिल के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एंट्रोपी जो डायग्राम होते हैं, वो जहां पर हमें वर्क मिल रहा है उसमें क्या होंगे, सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। जो साइकिल होती है वो किस डायरेक्शन में चलती है, आपकी क्लॉकवाइज। आप किसी भी थर्मोडायनामिक साइकिल को देख के बता सकते हैं कि ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है या पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है। कैसे, कि जितनी भी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होंगी वो क्या होंगी, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, और जबकि जो पावर एब्जॉर्बिंग जो साइकिल होती है वो कौन सी, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आप जानते ही हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, मींस वामावर्त एंड दक्षिणावर्त। तो इन डायरेक्शन में क्या मिलता है हमें, ये जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी साइकिल हमारी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है और कौन सी साइकिल हमारी क्या है, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर सपोज अगर किसी डिवाइस के अंदर जो फ्लूइड जो एंटर कर रहा होगा, तो अगर वो पावर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके केस में जो फ्लूइड की जो एनर्जी होगी, जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इनलेट से लेकर आउटलेट तक क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनलेट टू आउटलेट क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। क्यों हो रही होगी, क्योंकि यही हमें क्या दे रहा होगा, उस डिवाइस के अंदर पावर हमें मिल रही होगी। और जब भी अगर मैं बात करूं पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल के बारे में, तो यहां पर फ्लूइड की जो एनर्जी होगी वो इनलेट से आउटलेट तक क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, यानी बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी साइकिल आपकी पावर साइकिल है जिससे हमें पावर मिल रही है, या फिर कौन सी साइकिल हमारी क्या है, आपकी पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, कि डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। देखिए, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां से हम लोग बेस बनाते हुए धीरे धीरे सारे आपको पावर प्लांट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, कि हम कब वेपर को एज ए गैस कंसीडर कर सकते हैं, वेपर को कब हम लोग गैस कंसीडर कर सकते हैं। गैस कंसीडर करने का मतलब है कब हम वेपर के लिए जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है, मतलब PV बराबर mRT, कब लगा सकते हैं। क्या हम हर केस में लगा सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे,
क्योंकि ये आपको पता है, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं और वेपर यूज करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं या फिर वेपर यूज करते हैं। स्टीम और वेपर एक ही बात है। तो अगर मैं इसका प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम बनाऊं और यहां पर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, यहां पर मैं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके की ड्रॉ होती है, तो कुछ इस तरीके की ड्रॉ होती है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके की ड्रॉ होती जाती है। कौन सी? कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ये मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, ये आपका क्या बता रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये है आपका, ये है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। मतलब इस साइड में आपका कंप्लीट लिक्विड है, इस साइड में आपका कंप्लीट क्या है, वेपर है। यानी ये लाइन कौन सी आपकी, सैचुरेटेड वेपर लाइन। और ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। और प्रेशर की बात करूं 221.2 बार। तो ये क्या होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट के रिगार्डिंग कंडीशन वाटर के लिए। तो जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सुपर हीटेड रीजन में इस तरीके से ड्रॉ होती जाती है। तो अब अगर ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से लाइन क्या होती जाएंगी, ड्रॉ होती जाएंगी। और जब अगर किसी गैस के लिए, अगर मैं किसी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जब मैं ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से आती है, वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो एक लिमिट के बाद ये जो लाइन है, एक लिमिट के बाद वो सिमिलर टू इस लाइन की दिखने लगती है। तो इसका मतलब है कि एक टेम्परेचर के बाद हम लोग ये जो स्टीम होती है इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज ए गैस कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब है उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं जो होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। और स्टीम की प्रॉपर्टी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब इससे बाकी के रीजन में क्या होगा, इससे बाकी के पहले के रीजन में अगर आपको स्टीम की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी है तो आप किसका यूज करते हो, स्टीम टेबल का यूज करते हो। तो मतलब अगर आपका टेम्परेचर जो है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको यहां से, कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, ग्रेटर देन है 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर से, 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर से किसका, स्टीम का। स्टीम के टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, स्टीम के टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्टीम को आइडियल गैस कंसीडर किया जा सकता है और प्रॉपर्टीज पीवी आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट की जा सकती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट की जा सकती है, इसके बाद या फिर अगर ऐसा नहीं है, टेम्परेचर इतना नहीं है, जो नॉर्मली होता भी नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें स्टीम की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टीम टेबल का यूज करते हैं। ये सारी कहानी आपको नहीं पता होगी और ये इतना आपने सुन रखा होगा कि जब भी हमें स्टीम टेबल का नाम सुन रखा होगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया हम लोग स्टीम टेबल का यूज कब करते हैं और क्यों हम डायरेक्ट स्टीम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो अगर प्रेशर किसका, वेपर का या स्टीम का जो प्रेशर है, अगर वो प्रेशर की वैल्यू 10 किलो पास्कल
10 किलो पास्कल से क्या है, कम है, तो उसके केस में भी स्टीम और वेपर को आइडियल गैस की तरह कंसीडर किया जा सकता है, आइडियल गैस की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और यही रीजन है माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पढ़ते हो तो वहां पर वाटर वेपर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप पीवी से आप कैलकुलेट कर पाते हो। पीवी बराबर एमआरटी इक्वेशन लगाकर आप क्या कर पाते हो, वेपर की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर पाते हो। आप आरएसी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के अंदर आप क्या यूज नहीं करते हो, स्टीम टेबल का यूज नहीं करते हो, क्योंकि वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, पीवी बराबर एमआरटी यूज करते हो, क्योंकि जो वेपर होती है वहां पर उसका वेपर प्रेशर ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर क्या होता है आपका 10 किलो पास्कल से कम होता है। यही रीजन है कि वहां पर आप आइडियल गैस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक की कहानी में हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लॉ को समझा, क्या इनकी रिक्वायरमेंट थी उसको समझा। उसके अलावा हमने वेपर और गैस में जो डिफरेंस है, मतलब कब हम लोग स्टीम को या वेपर को कब हम लोग एज ए आइडियल गैस की तरह यूज कर सकते हैं, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के बारे में, कि जो थर्मोडायनेमिक जो साइकिल होती है ये दो तरीके की होती है। थर्मोडायनेमिक जो साइकिल है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी ओपन साइकिल, दूसरी होती है आपकी क्लोज्ड साइकिल। ओपन साइकिल और क्लोज्ड साइकिल। देखिए ओपन साइकिल का मतलब है कि ओपन साइकिल क्या होती है, क्लोज साइकिल क्या होती है। ओपन साइकिल होती है जिसके अंदर हमेशा न्यू फ्रेश चार्ज यूज किया जाता है, जिसके अंदर हमेशा न्यू फ्रेश चार्ज यूज किया जाता है। क्लोज साइकिल क्या होती है, जिसके अंदर जो एक बार जो चार्ज यूज कर लिया वही आपका क्या रहता है, आपका कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है। मतलब जो चार्ज है, जो भी आपने स्टार्टिंग में फ्रेश जो चार्ज यूज किया है, चार्ज कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो इतनी कहानी हमें बेसिक पता होनी चाहिए। अब हम एंटर करते हैं कि एक्चुअल में गैस टरबाइन है क्या। तो यहां तक हमने पूरा की पूरा एक बेस तैयार किया कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में समझा, उसके अलावा गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में समझा, मतलब स्टीम को हम कब कंसीडर कर सकते हैं, एज ए आइडियल गैस इक्वेशन कब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की, इसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्या है गैस टरबाइन, आखिरकार होता क्या है। गैस टरबाइन याद रखेंगे क्या है, घूर्णन आंतरिक दहन इंजन, कहने का मतलब है रोटेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रोटेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन। रोटेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन होता है। और गैस टरबाइन क्या है, एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल पावर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसका किसी भी आगे किसमें एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। और यहां पर जो आउटगोइंग जो गैसेज होती हैं, गैस टरबाइन का मतलब है टरबाइन है आपके पास, जहां पर आप क्या कर रहे हो
निकलने वाली जो गैसेज होती है वो इस टरबाइन को क्या करती है, रोटेट कराती है, जिससे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है, जिसका आप किस में यूज करते हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप यूज करते हो। इसका बेसिक कॉमन एग्जांपल जिसकी अगर मैं बात करूं जहां पर आपने यूज होते हुए देखा है वो इस फोटो से आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू होंगे। तो ये क्या बता रहा है आपको, एयरक्राफ्ट में आपने इसको देखा होगा। तो ये असल में क्या है, ये गैस टरबाइन ही है। ये असल में इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है गैस टरबाइन साइकिल का। ये क्या है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं इस तरीके का एप्लीकेशन इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। बात करते हैं कि इस गैस टरबाइन का एप्लीकेशन कहां कहां आपको देखने को मिलता है। एयरक्राफ्ट इंजन की मैं बात कर चुका हूं, अभी अभी हमने बात की कि एयरक्राफ्ट में किस तरीके से गैस टरबाइन का यूज होता है। दूसरा होता है आपका सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन। सुपर चार्जिंग का मतलब होता है कि आप जो आईसी इंजन के अंदर, इंटरनल कंबशन के अंदर, अब इंटरनल कंबशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका एक्सपेंशन जो हो रहा है वो फ्लू जो गैसेज है और जो आपका एक्सपेंशन और जो बर्निंग ऑफ जो फ्यूल है एक ही पॉइंट पर हो रही है, तो वो कहलाता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन। यानी जो एक्सपेंशन प्रोसेस और बर्निंग ऑफ फ्यूल एक ही प्रोडक्ट के द्वारा हो रही है, एक्सपेंशन जो हो रहा है वो प्रोडक्ट के द्वारा हो रहा है, तो वो कहलाता है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो सुपर चार्जिंग में क्या होता है कि जो आपकी जो एयर जो एंटर कर रही है वो किस पर करती है, हाई डेंसिटी पर एंटर करती है इंजन के अंदर। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में किया जा सकता है शिप प्रपल्शन, मतलब शिप जो होता है वो प्रपल्सन, उसको धक्का लगाने में, थ्रस्ट जनरेट करने में, प्रपल्स करने में किया जाता है, यानी किसमें, मरीन इंजन में इसका यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है टर्बोजेट एंड टर्बोप्रोप इंजन में इसका यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सर ये जो साइकिल है, जैसे कि हमको पता है जो हमारा जो पेट्रोल इंजन है वो किस पर वर्क करता है, हमारा ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पर वर्क करता है। तो ऐसे भी इसकी ये कौन सी साइकिल पर, ये कौन सी थर्मोडायनेमिक साइकिल पर वर्क करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जूल और ब्रिटन साइकिल क्या होती है, इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल होती है। जूल साइकिल और ब्रिटन थर्मोडायनेमिक साइकिल, इसकी क्या होती है, प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल होती है, जिसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एज ए ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, इन दोनों का मतलब है, ये आपको बता रही है ओपन साइकिल गैस टरबाइन के बारे में, जबकि दूसरा आपको किसके बारे में बता रहा है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में। ओपन साइकिल का मतलब है, मैंने अभी अभी आपको बताया था थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर कि ओपन साइकिल का मतलब है कि जो गैसेज हैं वो एंटर अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद में किसमें, एम्बिएंट में, यानी एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं, और आपको दोबारा आपको क्या चाहिए, न्यू फ्रेश चार्ज चाहिए। दोबारा साइकिल को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, आपको नया चार्ज चाहिए रहता है। इस तरीके से ये क्या बता रहा है, आपका कंप्रेसर है, ये कंबशन चेंबर, ये टरबाइन जो इसको क्या करता है, ये जो गैसेज होती हैं, देखो हो क्या रहा है, सिंपल बेसिक साइकिल को समझो। एयर यहां से एंटर करी कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर ने इसको कंप्रेस किया, उसके बाद जब ये कंबशन चेंबर में पहुंची तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की गैस के ऊपर जैसे ही फ्यूल हुआ तो इसका क्या हो गया, कंबशन हो गया। इसके बाद कंबशन का जो प्रोडक्ट निकला, कंप्लीट जो प्रोडक्ट यानी एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होगा, यानी उसने क्या बना दिया, कंप्लीट गैस बना दी। तो ये जो गैस होगी वो किसके ऊपर जाएगी, टरबाइन के ऊपर जाएगी। टरबाइन क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। अब जब घूमेगा, जब हाई एनर्जी के साथ टरबाइन पर इंपैक्ट करेंगी तो उस फ्लूइड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है और पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल में फ्लूइड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो वो अपनी एनर्जी टरबाइन को देंगी। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी क्या होगी, रोटेट करेगी, और जो गैसेस क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स आपकी कौन सी, ओपन साइकिल गैस टरबाइन। और अगर इसी तरीके से अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब यहां पर जो फ्यूल है, जो एनर्जी है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही हो, आपने क्या कर दिया, अगर सेम फ्यूल यानी सेम जो चार्ज है, यहां पर क्या हो रहा है, सेम चार्ज कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है इसके अंदर, कॉन्टिन्यूअसली इसके अंदर क्या हो रहा है, रीसर्कुलेट हो रहा है। इसके लिए आपने क्या किया, दो हीट एक्सचेंजर लगा दिए। हीट एक्सचेंजर का मतलब है यहां पर फ्यूल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, किसके साथ, वर्किंग एयर के साथ।
यहां पर फ्यूल का क्या नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। अब जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो उस एयर को जो केवल अपनी यहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर केवल अपनी हीट देगा कौन, दूसरा सब्सटेंस यानी जो फ्यूल है वो अपनी क्या करेगा, डायरेक्ट अपनी केवल हीट का केवल ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से जो एयर होगी उसको फिर से वापस से क्या किया जा सकता है, रीसर्कुलेट किया जा सकता है। तो ये कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। अगर मैं इनकी डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहली बात कि यहां पर जो फ्यूल होता है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो न्यू फ्रेश चार्ज हमेशा क्या चाहिए, यहां पर न्यू फ्रेश चार्ज यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। जबकि यहां पर सेम चार्ज रीसर्कुलेट होता है। सेम चार्ज क्या होता रहता है, बार बार उसी साइकिल में कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, केवल एनर्जी का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, इसमें से ज्यादा एफिशिएंट होती है आपकी कौन सी, क्लोज्ड साइकिल। क्लोज साइकिल क्या होती है आपकी, ज्यादा एफिशिएंट होती है, मोर एफिशिएंट। ये क्या होती है आपकी, लेस एफिशिएंट होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, फ्यूल के साथ क्या है आपकी, एयर के साथ क्या है, फ्यूल का कंबशन यानी गैसेज है, तो ये जब कंप्लीट जो गैसेज होंगी जब वो टरबाइन से टकराएंगी तो यहां पर ब्लेड का जो इरोजन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ब्लेड इरोजन यानी किसका ब्लेड इरोजन, टरबाइन की ब्लेड का इरोजन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। यहां पर क्या होगा, ब्लेड इरोजन कम होगा, ब्लेड इरोजन कम होता है, कम होता है। यहां पर अगर आप देखोगे इसको, ये क्या है, एम्बिएंट, यहां पर जो गैस जो रिलीज हो रही है वो किस प्रेशर पर रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इसका मतलब है इसमें यहां पर जबकि जो प्रेशर है यहां पर किसके, क्लोज साइकिल के अंदर जो प्रेशर हो सकता है वो बिलो द एटमॉस्फेयर पर भी ये क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। यहां पर लिख लेंगे गैस एम्बिएंट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिलीज होती है, गेट एम्बिएंट प्रेशर पर रिलीज होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पर भी वर्क कर सकती है, कम प्रेशर पर भी वर्क कर सकती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पर भी क्या कर सकती है, कौन सी, क्लोज साइकिल। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, केवल वही सर्कुलेट हो रहा है, आपको हीट का ही तो ट्रांसफर करना है। जबकि यहां पर ये क्या हो रहा है, कंप्लीट बाहर निकल रहा है, जबकि यहां पर इसको क्या होना है, इसको केवल सर्कुलेट होना है। तो यहां पर हीट का ट्रांसफर क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पर भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए इसको लीक प्रूफ बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर थोड़ा बहुत भी लीकेज रह गया तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से अंदर क्या करने लग जाएगी, एयर इनफिल्टर करने लग जाएगी। तो ये दिमाग में याद रखिएगा कि ये किस पर यानी एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर पर भी क्या कर सकती है, ये वर्क कर सकती है। इसका मेंटेनेंस यानी क्लोज साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसका मेंटेनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, मेंटेनेंस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा यार, जितने ज्यादा कंपोनेंट होंगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 2 हीट एक्सचेंजर लगाने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंजर आप इंटरकूलर का आप यूज कर रहे हो, जबकि यहां पर आपके क्या कंपोनेंट क्या है, 3 है। तो जितना ज्यादा कंपोनेंट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेंटेनेंस होगा। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे जितना ज्यादा कंपोनेंट अगर आप यूज करोगे तो ये साइकिल क्या हो जाती है, बल्कि यानी साइज में भारी हो जाती है, और क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है यानी बल्कि होती है। मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, लेस मेंटेनेंस। इसका मतलब ये नहीं है यहां पर मेंटेनेंस करना ही नहीं पड़ता, मतलब इसके कंपैरिजन में कम होता है, लेस मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस यहां पर ज्यादा होता है, यहां पर कम होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो क्लोज साइकिल होती है वो क्या होती है,
more bulky and compact मतलब साइज में क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, और यही रीजन है, ये बल्कि होने की वजह से इसका यूज हम लोग किस में नहीं करते, एयरक्राफ्ट में यूज नहीं किया जा सकता, एयरक्राफ्ट में यूज नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा, क्योंकि एयरक्राफ्ट में यूज होने वाली सारे इक्विपमेंट, सारी डिवाइसेस इस तरीके से होती हैं कि उनका जो वेट है वो कम से कम रहे। यहां पर वेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है, इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो यहां पर क्योंकि ये साइज में क्या हो जाती है, बल्कि हो जाती है, हैवी हो जाती है, तो इसकी वजह से इस कंप्लीट को, इसको क्या नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट में हम लोग यूज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। किसमें, किसको, क्लोज साइकिल को। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, साइज बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, जबकि यहां पर इसको एयरक्राफ्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो इतनी कहानी, इसका यूज हम लोग शिप प्रोपल्शन में कर सकते हैं। तो इतनी कहानी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि ओपन साइकिल क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, फ्रेश चार्ज हम लोग यूज किस में कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअस उसमें क्या चाहिए आपको, फ्रेश चार्ज चाहिए किसके अंदर, ओपन साइकिल के अंदर, जबकि क्लोज साइकिल के अंदर सेम चार्ज क्या होता रहता है आपका, रीसर्कुलेट होता रहता है। जिस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग कहानी बोलेंगे आइडियल गैस, आइडियल जूल और ब्रिटेन साइकिल के बारे में, कि आइडियल जूल और ब्रिटेन साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इसके पीवी डायग्राम बनते हैं, किस तरीके से इसके टीएस डायग्राम बनते हैं, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कौन कौन से पैरामीटर पर ये डिपेंड करती है, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अगर मैं कंप्लीटली एक रिवाइज करूं कि आज हमने एक पावर प्लांट की कहानी को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने ये जाना कि जो पावर प्लांट जो सब्जेक्ट होता है एक तरीके का एप्लीकेशन पार्ट है बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स का। इस वजह से हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स से ली, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से हम लोग उठाने वाले हैं। तो मीन्स यहाँ पर सबसे पहले हमने सिस्टम को समझा, सराउंडिंग को समझा, यूनिवर्स को समझा, टाइप्स ऑफ सिस्टम समझे, प्रोसेस को समझा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस देखे। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की कि जीरोथ लॉ के बारे में, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जब हम सेकंड लॉ तक पहुंचते हैं तो वहां से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है किस चीज का, कि यहां पर हमें दो स्टेटमेंट मिलते हैं, वहां से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स का और पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल का। जो हमारी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है वहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आईसी इंजन और पावर प्लांट के अंदर का। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्टीम को हम कब एज ए गैस कंसीडर कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि जो थर्मोडायनामिक जो साइकिल होती है वो दो तरीके की होती है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ओपन साइकिल है इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो बार बार रिसर्कुलेट नहीं होता है, हर बार आपको फ्रेश चार्ज चाहिए। जबकि क्लोज साइकिल होती है उसके अंदर आप हीट का ट्रांसफर होता है और कंटिन्यूअसली आप क्या कर सकते हो, जो गैसेज हैं, जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहता है, उसके अंदर रिसर्कुलेट होता रहता है। क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इन सबके बारे में हमने बात की। गैस टरबाइन के बारे में हमने बात की कि इसका कब यूज हम लोग एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में कब कर सकते हैं, एज ए ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल की तरह यूज नहीं करते हैं, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, हैवी और बल्कि हो जाता है। इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल जैसे पेट्रोल इंजन की ऑटो साइकिल है, डीजल इंजन की डीजल साइकिल है, ऐसे ही गैस टरबाइन की प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल कौन सी है, जूल और ब्रिटेन साइकिल, जिसकी पूरी की पूरी कहानी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।